अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मई की है आज 27 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने जेठ की है आज 13 तारीख। आज का भी व्लॉग आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी हालात जिस तरह से चल रहे हैं, इनका एक जो तज्ज़िया है वो करना ज़रूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आला क्वार्टर्स से मिली हुई, वो भी आपसे शेयर करनी है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की जो अगले साल पेंशन होगी उसका क्या बनना है, इसका क्या प्लानिंग की जा रही है, कितने पैसे होंगे, मुलाजमीन को पेंशन आसानी से मिलेगी या फिर वही पिछले साल वाला हाल होगा, ये भी आपको बताना है। और रेलवे की एक और ख़बर भी साथ छोटी सी शेयर करनी। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं मुल्क के सियासी हालात से। कल आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर सेहत जो हैं अब्दुल कादिर पटेल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जिन दिनों में उन्होंने हिरासत में लिया हुआ था, जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुए थे, तो उनका एक यूरिन सैंपल हुआ। उस यूरिन सैंपल में जो रिपोर्ट है उन्होंने कई दिन के बाद जो शेयर की है मीडिया के साथ, जो रिपोर्ट उन्होंने मीडिया के साथ शेयर भी की है और उनको बताया भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो उन्होंने कहा है कि उस सैंपल में इमरान खान के जो ज़हनी हालत है उसके ऊपर काफ़ी दबाव बताया गया है, एंजाइटी यानी उनको डिप्रेशन किस्म की बीमारी भी लाहक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूरिन के जो सैंपल है उसमें यह भी आया है कि इमरान खान शराब पीने के भी आदी हैं और कोकीन के भी वो आदी हैं। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने कहा कि इनका अब ये मकदार कितनी है, ये उसका डिटेल एनालिसिस उन्होंने कहा कि होगा। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उनके जो एडवोकेट हैं सलमान नियाज़ी साहब, उनकी जानिब से बजाय ये कि होता कि इसको वो कहते हैं कि ये गलत रिपोर्ट है, ये लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश है, तो उन्होंने इसको चैलेंज करने की बजाय ये फ़ैसला किया है कि वो इसकी पब्लिक करने की मजम्मत करते हैं और इसको वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि वज़ारत सेहत ने, वज़ीर सेहत ने, नैब ने और उन डॉक्टरों ने जो 5 का बोर्ड बना था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, जिनकी वो क़यादत कर रहे थे डॉक्टर रिजवान ताज, उन्होंने ये क्यों किया। तो ये चैलेंज कर रहे हैं रिपोर्ट को कि पब्लिक करने को, रिपोर्ट को नहीं। तो इससे भी पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे याद आ रही है, कल हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अज़हर मुनीर साहब, उन्होंने ये बात बताई जब हम ये डिस्कस कर रहे थे बात को। तो उन्होंने कहा कि कासिम उमर पाकिस्तान के एक ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, इमरान खान की क़यादत में वो खेलते थे। एक तनाज़े के तहत इमरान खान ने इनको टीम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसकी वजह जो अज़हर मुनीर ने बताई वो बड़ी खौफनाक है। वो कहते ये हैं कि कासिम उमर ने उस वक्त बयान दिया, अखबारों को जारी हुआ, जिस अखबार में जंग में कासिम उमर अज़हर मुनीर काम करते थे, वहाँ तो वो नहीं छपा, लेकिन पाकिस्तान के दीगर अखबार में वो बयान शाये हो गया, रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो बयान क्या था कि कासिम उमर ने इमरान खान को नशा करते हुए ड्रेसिंग रूम में देख लिया था और उसके बाद में उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त क्या नशा है, ये 30-35 साल पुरानी बात है। तो इमरान खान ने उसके जवाब में, कासिम उमर का इल्ज़ाम था कि उसके जवाब में इमरान खान ने उनको टीम से बाहर कर दिया था, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस का इल्ज़ाम लगा के और दीगर इल्ज़ाम। तो ये एक पुरानी कहानी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मज़ीद भी। मैं भी करूँगा, दूसरे लोगों को भी, सहाफ़ियों को भी और गवर्नमेंट को भी चाहिए देखे कि ये क्या सिलसिला था। अगर गलत थी तो कासिम उमर को उस वक्त क्यों इसकी जो है वो इसके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का केस नहीं हुआ। जो डेफेमेशन का केस अब वो वज़ीर सेहत के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, तो उस वक्त इमरान खान ने डेफेमेशन का ये केस कासिम उमर के ख़िलाफ़ क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ छोड़ने की एक रेस लगी हुई है। अब ये अली जैदी जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मुझे गोली मार दे अगर पीटीआई छुड़ानी है, तो आज उन्होंने एक बयान वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाक फौज के साथ हूँ और गोली क्या मारनी है, मेरा तो पहले इस दिन से ईमान है कि पाक फौज है तो हम हैं, तो इसलिए मैं सियासत से किनारा कशी करता हूँ। इस तरह गवर्नर इमरान इस्माइल को आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने रिपोर्ट दी कि इनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस हैं जलाओ घराओ के और एजिटेशन के, उसके में सबूत नहीं मिले। तो रिपोर्ट पुलिस की ये कहती है कि इमरान इस्माइल बेगुनाह है। तो कोर्ट ने, एहतसाब कोर्ट ने और दीगर कोर्ट, वो दहशतगर्दी कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, अगर पुलिस कहती है बेगुनाह तो फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि अदालत कौन होती है कि सज़ा देने वाली। तो उन्होंने उसको इस केस से बरी कर दिया और उसका में ज़मानत दी है। तो उसके बाद हुआ कि उसके आधे घंटे के बाद इमरान इस्माइल साहब बड़े अच्छे अंदाज में बाल बना के, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, जो लोग आ रहे हैं उनसे डिफरेंट अंदाज में, कल मैंने यहाँ अबरारुल हक को देखा और मुराद रास को देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। वो बाल बिखेरे हुए, जैसे मेकअप नहीं किया होता है, आर्टिफिशियल साफ सोच जाहिर करते हुए, आंखों पे हाथ रख के आप दीदा हो गए। आप दीदा होने की खबर शायद हुई आज आपने अखबार में पढ़ी होगी।
वो जालसाजी और फ्रॉड मुझे नज़र आया उनकी आंखों में। कोई आप दीदा शीदा नहीं थे, उससे बाहर निकले तब ठीक थे, जब आ रहे थे तब भी ठीक थे। तो ऐलान करते हुए कैमरे के सामने आप दीदा हुए। तो ये आज जो इमरान इस्माइल है उसके बाल बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने सियासत छोड़ी और उन्होंने कहा कि बस भाई बहुत हो गया, हम साथ हैं। आपने इस्लामाबाद की बात भी सुनी होगी कि वहाँ पे पोस्टर लग गए हैं तो यौम मज़म्मत गद्दारान पाकिस्तान, तो उसमें इमरान खान से लेके तमाम लोगों की मुराद सईद की तस्वीर है, तस्वीरों के साथ वो तस्वीर लगे हुए हैं बैनर्स और उनके ऊपर जूते बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक तहरीक ये भी शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि रह कौन गए हैं। मैं परवेज़ खटक रह गए हैं, शाह महमूद कुरैशी रह गए। शाह महमूद कुरैशी के नीचे जो MPA थे अख्तर मलक मुल्तान से, वो छोड़ गए हैं। शेख यकूब जंग से छोड़ गए हैं। तारक अब्दुल्ला PTI के जो थे वो छोड़ गए हैं। हाशिम डोगर जो उनके इरीगेशन के भी मिनिस्टर रहे और दाखिला के वज़ीर रहे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों के ख़िलाफ़ हमज़ा के ख़िलाफ़ केस वेस कर दिए थे, वो भी आज तौबा ताइब होके अपने तौर पे पाक साहब होके, वो वैसे भी कर्नल रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने कहा पाक फ़ौज तो मेरे जो है रूह में है, तो मैंने छोड़ दी PTI। अब रह गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ये कोर कमांडर हो, उसको जलाने की और फौजी तनसीबात के ऊपर हमलों की तो मैं शुरू से मजम्मत करता हूँ, तो इसलिए आज मेरे साथ आप बैठे मुज़ाकरात करें, देखते हैं। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। खान साहब 3 नवंबर 2022 को आपके ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, आप ज़ख्मी हुए, बकौल आपको गोलियां लगी, लेकिन ये जो जिस रिपोर्ट का मेडिकल का मैंने जिक्र किया है उसके अंदर ये है कि आपकी टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं था। ये भी कल वज़ीर सेहत की जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें 5 डॉक्टरों की दस्तखत हैं, उसमें ये फ्रैक्चर नहीं है। उस रोज़ शाम को पेशावर के कोर कमांडर के दफ्तर पे हमला हुआ। हुकूमत वहाँ पे आपकी PTI की वज़ीर आला महमूद खान की थी। वो लोग कोर कमांडर के दफ्तर के सामने गए, थोड़ा सा पास लेते हैं, अजान के बाद थोड़ा सा वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अजान के एहतराम में ज़रा वक्फा लिया था। तो मैं बात कर रहा था कि महमूद खान की हुकूमत थी 3 नवंबर 2022 को पेशावर में, जहाँ पे कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, गेट को ठुड्डे मारे गए, PTI के झंडों के साथ लोग उसमें चढ़े और उसके सामने जो व्हीकल खड़ी थी एक सिक्योरिटी फोर्सेज, उसको आग लगाई। जो वहाँ पे एक टैंक खड़ा था नुमाइशी, उसके ऊपर लोग चढ़ गए और उनके ठुड्डे मारते रहे और इस तरह जो है ना बेहुरमती की गई पाकिस्तान की अफवाज की उस घर की, जो आज कोर कमांडर लाहौर के घर में जिस तरह से हुआ। वो अंदर वहाँ तो वो गेट पे ठुड्डे मार के निकल गए और पुलिस ने KPK ने उनको रोका नहीं, वहाँ पे खुद दिंगा मुश्ती हुई और सब कुछ हुआ। उसका पर्चा भी कई दिन के बाद जो है वो पुलिस ने बड़ी पता नहीं किस तरह से किया। और इमरान खान साहब, अगर आपने 3 नवंबर के उस वाक़े की, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमले की, गेट को तोड़ने की कोशिश की, आग लगाने की और उस नुमाइशी जहाज़ पर टैंक पर चढ़ने की मजम्मत की होती, तो 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर के घर में कोई ना घुसता, 9 मई को GHQ के गेट पे कोई हमला ना करता, 9 मई को हमारी सबकी आन और शान कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मुजस्समे को किसी को हाथ लगाने की ज़रूरत ना होती जो उसने तोड़ा है। तो ये मजम्मत मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। ये अब भी आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरा आपकी सारी पार्टियों साफ़ हो गई है। खुसरू बख्तियार जनूबी पंजाब से, जो जनूबी पंजाब तहरीक के सदर थे, उनके चेयरमैन सुरखेल थे, वो निकल गए हैं। जंगीर तरीन की जो है वो एक्टिविटी शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा सारा कुछ नीचे से स्लिप होता जाएगा। लेकिन आपने दो चीज़ें गलती की हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ व्लॉग में कि आपने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जागीरदारी के खात्मे का प्रोग्राम तो आप देते, सरमायादारी के खात्मे का प्रोग्राम तो देते, गरीबों की बेहतरी का, उनकी भलाई का, उनके हालात बदलने का, उनकी कंधे पर लदी दुखों की उस गठड़ी को का वज़न कम करने की कोई गारंटी तो देते। कुछ नहीं किया, सिर्फ वो चोर है, वो चोर है, गरीबों को इस लारे पे और बैठे रहे उसमें अपनी हुकूमत में। और आपकी हुकूमत के दौरान में 72% का टोटल पाकिस्तान लोन इंक्रीज़ हुए। कर्ज़ों को आपने रिटायर करना था, लेकिन आपने कर्ज़े उतने 72% बढ़ा दिए जितने लोगों ने 70 साल में बढ़ाए थे। ये सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण ये है कि 13.5 मिलियन बेल की गांठ का जो टारगेट कपास का रखा गया है, बुवाई का, इस वक्त बुवाई जारी है, पंजाब में तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अगर ये 13.5 मिलियन बेल्स हो गई, 12 भी हो गई, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर जाएगी। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये जो $300 के ऊपर खेल रहा है, ये मेरे ख्याल में 200 से
के लगभग आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगी जो इस साल 15-16 अरब डॉलर है, वो अगले साल 25-26 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगी। तो 6 अरब डॉलर की हम जलील होते फिर रहे हैं पूरे दुनिया में। वो 6 अरब डॉलर का गैप हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और पाकिस्तान की सिर्फ एक कॉटन क्रॉप पूरा कर देगी, ये मेरी तवक्को है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजम्मत का वक्त गुजर गया है। PTI मेरा नहीं ख्याल कि आगे सर्वाइव कर पाएगी। और परवेज़ खटक और चौधरी परवेज़ लाई के बारे में खबर देता जाऊँ, 2 दिन से उनके घर का मुहासरा, उनकी इलाके के जो घेरा डाला हुआ है, वहाँ पे मेरी इत्तला ये है कि शुजात हुसैन फिर भाई बन गए हैं और उनको परवेज़ इलाही साहब को मेरे ख्याल में निकाल दिया गया और पीर के रोज़ याद रखिएगा वो शायद डायरेक्टली कोर्ट में पेश होंगे। ये मेरी इत्तला है, खबर नहीं है। खबर इत्तला में फ़र्क मैंने वाज़े कर दिया था। इत्तला गलत भी हो सकती है, लेकिन खबर गलत नहीं होती, कोई जवाब नहीं होता उसको ये कहने का कि मुझे ये खबर गलत हो गई, ये बाउंस हो गई, वो नहीं है। अच्छा, अब रेलवे की तरफ आते हैं। रेलवे के ने को जो 55 अरब रुपए अगले साल के लिए पेंशनर्स के ख़ास तौर पे मिलने हैं, तो जो 2 अरब 75 करोड़ रुपए बनते थे माहाना, वो अब बढ़ के पहले क्वार्टर में यानी 55 अरब रुपए मिलेंगे। तो इसकी तकसीम होती है हर सहमाही के लिए। पहली जो सहमाही है उसमें 20% मिलता है, यानी 20% जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 20% अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 20% का मतलब ये है कि 11 अरब रुपए 3 महीने के लिए मिलेंगे और 3 अरब और 75 करोड़ रुपए तकरीबन यानी उसके मिलेंगे और आपकी पेंशन जो है वो उसमें कवर अप हो जाएगी। पेंशन आपकी जो है वो उसमें मसला नहीं बनेगा, लेकिन थोड़े से पैसे रेवेन्यू से डालने पड़ेंगे क्योंकि लोग और रिटायर हो रहे हैं। तो 4 अरब का पेंशन का बिल होगा अगले साल मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये आपको फिर थोड़े से पैसे उधर से रेलवे को जो आगे गाड़ी चलेगी उससे मिलेंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है, जो लास्ट क्वार्टर होगा अगले साल का, जब अक्टूबर में जाएंगे ना तो आपकी पेंशन ठीक, क्यों इलेक्शन का साल हो, इलेक्शन के दिन होंगे, तो वहाँ आपकी पेंशन और बेहतर हो जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट जो ये फार्मूला चेंज करके, यानी फार्मूला यही है 20% पहले 2 क्वार्टर, 25% तीसरा क्वार्टर और 35% आखिरी क्वार्टर। यानी आखिरी क्वार्टर से मुराद ये है कि अप्रैल मई जून 2024। तो वहाँ तो आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, बहुत सारे पैसे आपको मिल रहे होंगे। और पेंशन में आपकी 20% का इजाफा मैंने आपको बताया वो हो रहा है, तनख्वाहों में भी इस तरह 20% इजाफा। जो बात रेलवे की अगली खबर की है वो ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे पावर प्लांट, बिजली घर लगे हुए हैं, इसको थर्मल बिजली घर कहते हैं। थर्मल बिजली घर डीजल से चलाए जा रहे हैं। 258 रुपये फ़ी लीटर का डीजल है और 1 लाख लीटर जो है उनको मिलता है। जो मिला था उसमें से अभी उन्होंने जो रेलवे के डीजल इंजन है उनके लिए कम हुआ तो वहाँ से उनको निकाल के दिया है। अब ये जो महंगे डीजल से पाकिस्तान का इकनॉमिक ऑर्डर है, सबसे पहले सस्ती बिजली बनती है पानी की, फिर डीजल बनती है गैस से और फिर कोयले से और फिर कहीं जगह ज़रूरत पड़ेगा फिर डीजल से। तो ये पहला प्रायोरिटी डीजल से बनती है रेलवे में, ये उल्टी गंगा बह रही है। तो देनी किसको है? रेलवे में के अफसरों के घरों में, म्यू गार्डन में। दूसरी प्रायोरिटी है रेलवे हेडक्वार्टर, तीसरी प्रायोरिटी है रेलवे स्टेशन और लास्ट प्रायोरिटी अगर बिजली बच जाए तो फिर रेलवे वर्कशॉप है जिनके लिए वो पावर प्लांट लगे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं जाना और रेलवे अफसरों के घरों में AC चला के सोने के लिए बिजली फराम की जाती है डीजल से बना के। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत समझदार लोग हैं। ये समझे इस इकनॉमिक ऑर्डर को चाहिए, या तो इन प्लांटों को आप गैस पे शिफ्ट करें या फिर ये बंद करें। जैसे पंजाब के आम गरीब आदमी लोड शेडिंग का सामना करता है, ये भी करें। जो सोलर पे जाएँ, सोलर का प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसको जल्दी करें, लेकिन जब तक सोलर नहीं बनता डीजल से बिजली अय्याशी से कम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर हूँ।